मुझको, तो हम लोग आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो सर्किट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, दिस सर्किट इज बेसिकली यूज्ड टू जनरेट द स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए हम लोग इस सर्किट को यूज करेंगे। ठीक, अगर इस सर्किट का हम लोग एनालिसिस करें कि एक्चुअल में है ये क्या सर्किट, तो आप ये देख सकते हो कि समवॉट ये एक कंपैरेटर टाइप में है, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर टाइप में है, या कह सकते हैं कि स्मिथ ट्रिगर टाइप में है, कुछ भी टाइप आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किस पे काम कर रहा है ये? पॉजिटिव फीडबैक। दिस सर्किट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पॉजिटिव फीडबैक। देखिए, अगर फीडबैक की बात करें तो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आउटपुट टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प एज वेल एज इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो जब कभी इस टाइप का आपको सर्किट मिले, दैट मीन्स दैट इज बेसिकली अ कंपैरेटर सर्किट, और कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक में वर्किंग सर्किट। एंड इन पॉजिटिव फीडबैक, इफ एनी सर्किट इज हैविंग अ पॉजिटिव फीडबैक, तो उसका मतलब क्या है? द गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट इज वेरी हाई। ठीक है, अगर किसी भी सर्किट में आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं इन केस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो हम कह सकते हैं कि उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन बहुत ज्यादा है। एंड इफ द वैल्यू ऑफ गेन इज मैक्सिमम, अगर गेन की वैल्यू मैक्सिमम है तो हमेशा आउटपुट में आपको क्या मिलता है? सैचुरेशन वोल्टेज। ठीक, अगर गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी हाई, अगर पॉजिटिव फीडबैक है तब तो बहुत ज्यादा है, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा आउटपुट में? आइदर पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज और negative saturation voltage. That depends whether the value of input voltage at negative terminal is higher or positive terminal. तो ये इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि किस पर्टिकुलर टर्मिनल पे वोल्टेज आपका हाई है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज है ग्रेटर एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है यहाँ पे? पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज। ठीक है, हम लोग क्या मिलेगा? पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज। Similarly, if negative terminal voltage is higher as compared to positive terminal voltage, you will get negative saturation voltage. ठीक, मतलब आप इनपुट को कंट्रोल करके सैचुरेशन वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं आउटपुट में। ठीक, और सैचुरेशन भी किस टाइप का? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। और अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सैचुरेशन जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी विड्थ अगर सेम हो जाए तो हम लोग स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये आपका स्क्वायर वेव जनरेटर सर्किट। तो हम लोग यहाँ टाइम को कंट्रोल करने वाले हैं कि कब तक पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज आपको मिले, कितने पर्टिकुलर टाइम तक नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिले, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग कंट्रोल करेंगे। एंड दैट कंट्रोलिंग एलिमेंट इज कैपेसिटर। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर इनपुट में कनेक्टेड है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू कंट्रोल द टाइम पीरियड। और कैसे कंट्रोल करेगा? बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको चाहिए कि मेरे को पॉजिटिव सैचुरेशन मिले, उस पर्टिकुलर टाइम तक हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, और जितने पर्टिकुलर टाइम तक चाहिए कि नहीं मेरे को नेगेटिव सैचुरेशन मिले, हम उतने टाइम तक कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। जैसे टाइम कंप्लीट हुआ फिर चार्जिंग स्टार्ट हुआ, जैसे पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट हुआ फिर डिस्चार्जिंग हो गया। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करके इस कैपेसिटर के हम क्या करने वाले हैं? सैचुरेशन वोल्टेज जनरेट करने वाले हैं। और वो सैचुरेशन वोल्टेज नथिंग क्या होगा एक्चुअल में? आपका स्क्वायर वेव। तो ये देखिए, पॉजिटिव सैचुरेशन में ये सिग्नल आया, नेगेटिव सैचुरेशन में ये, अगेन फॉर पॉजिटिव सैचुरेशन दिस वन, नेगेटिव सैचुरेशन दिस वन, विड्थ ऑफ द पल्स इज सेम। तो क्या जनरेट हो गया है? स्क्वायर वेव। तो ये बेसिक फंडामेंटल है फॉर द जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। ठीक, कंडीशन क्या है? द वैल्यू ऑफ गेन शुड बी वेरी हाई। और गेन कैसे हाई होगा? पॉजिटिव फीडबैक आप दीजिए। साथ में हम लोग को क्या कंट्रोल करना है? जो सैचुरेशन वोल्टेज है उसकी विड्थ को कंट्रोल करना है। तो विड्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? या तो एक कंपैरेटर सर्किट बना दीजिए आप। ठीक, एक कंपैरेटर, बेसिक कंपैरेटर से भी कर सकते हैं, या तो कैपेसिटर लगा के आप उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करें। तो ये दोनों मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग स्क्वायर वेव को जनरेट कर सकते हैं। कोई भी मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर बुकिश लैंग्वेज में जाए तो आपको ये सर्किट मिलेगा फॉर द जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव। बट अगर यही ट्रायंगुलर वेव में जाएंगे तब आपको मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा कैसे इस सर्किट से हम लोग किसी दूसरे सर्किट में स्विच करते हैं। ठीक, ये स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए है। तो इसी सर्किट को हम लोग एनालिसिस करते हैं आगे। हाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट वी आर जनरेटिंग दिस वेव। ठीक, तो अगर इसके ऑपरेशन में हम लोग जाए तो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप मान के चलिए या एज्यूम करिए यहाँ पे
कि इनिशियली द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज एट पॉजिटिव सैचुरेशन। ठीक, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक में है, और पॉजिटिव फीडबैक में या तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव सैचुरेशन में होगा या तो नेगेटिव सैचुरेशन में होगा। हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि ड्यू टू एनी काइंड ऑफ द नॉइज सिग्नल द लेवल ऑफ द वोल्टेज at this positive terminal is higher as compared to negative terminal, and as V plus is higher as compared to V minus, the value of output is at positive saturation voltage। तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है इनिशियली? देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज जब आपका सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, द लेवल ऑफ द आउटपुट इज एट पॉजिटिव सैचुरेशन। ठीक है, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज पॉजिटिव सैचुरेशन, कंपेयर कहां से होने वाला है? ठीक है, किस चीज से चेकिंग होगा? तो जैसे देखिए, जैसे ये पॉजिटिव सैचुरेशन हुआ, द करंट विल फ्लो इनटू द सर्किट। ठीक, लेट सपोज द वैल्यू ऑफ दैट करंट इज आई। जैसे ही पॉजिटिव सैचुरेशन हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई यहाँ पे सर्किट में। ठीक, तो करंट की वैल्यू आई, ये करंट आपकी कहाँ गई? इस पर्टिकुलर नोड तक, यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर नोड के बाद देयर आर टू पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द करंट। एक करंट इधर जा सकती है, या तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। बट ये टर्मिनल क्या है? दैट इज द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एंड ऑलरेडी वी नो द इनपुट इंपेडेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज व्हाट? इट इज इनफाइनाइट। इनपुट इंपेडेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। तो इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू क्या हो गई? द वैल्यू ऑफ करंट इज 0 मिली एम्पियर। ठीक, जब सैचुरेशन वोल्टेज था तो करंट आपकी आई इधर फ्लो होना स्टार्ट हुई, बट इस पर्टिकुलर नोड के बाद इसके बाद दो पाथ थे ना, या तो इधर जा सकती थी करंट या तो इस डायरेक्शन में। बट इस पाथ में क्या था? इनपुट इंपेडेंस आ रहा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और इनपुट इंपेडेंस क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का? इनफाइनाइट। और अगर किसी पर्टिकुलर पाथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है तो कभी भी कोई भी करंट उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो नहीं करती है। तो वैल्यू ऑफ दैट करंट इज 0 मिली एम्पियर। तो जितनी भी करंट थी यहाँ पे आई, all the current will flow across the capacitor। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पूरी करंट आपकी फ्लो हो गई, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट करंट द कैपेसिटर इज चार्जिंग। तो कैपेसिटर क्या हुआ? चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो जब लेवल ऑफ द आउटपुट इज एट सैचुरेशन वोल्टेज, नाउ द कैपेसिटर इज चार्जिंग। ये कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है। कैसे चार्ज होता है कैपेसिटर? एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। वेवफॉर्म में देखिए, एक्सपोनेंशियली आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कब तक इंक्रीज होगा ये? अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि कैपेसिटर चार्ज तो हो रहा है, कब तक चार्ज हो सकता है? तो अगर वहां पे कुछ भी लिमिटिंग एलिमेंट नहीं है, कुछ लिमिटेशन नहीं है चार्ज होने में, तो कब तक चार्ज हो सकता है? सैचुरेशन वोल्टेज, जो मैक्सिमम वोल्टेज, यहां तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो सकता है अगर उसको न रोका जाए। बट देखिए क्या है यहाँ पे, मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था 5th सेमेस्टर में, इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आर वर्चुअली शॉर्ट सर्किटेड। तो पिन नंबर 2 और 3 है, वर्चुअली क्या होते हैं? शॉर्ट सर्किट होते हैं। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है, सेम वोल्टेज विल बी एट 3 टर्मिनल, और 3 किससे कनेक्टेड है? इस पर्टिकुलर नोड से। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे नोड वोल्टेज कितना है? VA। ठीक, तो कब शिफ्टिंग होगी, कब शिफ्टिंग होगा आउटपुट, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये VA वोल्टेज कितना है। अभी फर्स्ट में हम लोग क्या एज्यूम किए थे? V प्लस वोल्टेज ज्यादा है इसीलिए सैचुरेशन मिल रहा है। इनिशियली हम लोग क्या एज्यूम कर रहे थे? ये जो 3 टर्मिनल पे वोल्टेज है, V प्लस वोल्टेज है, ये क्या था? ज्यादा था, इसलिए सैचुरेशन वोल्टेज मिल रहा था। पर कितना ज्यादा था? एक्चुअल में वैल्यू कितनी है इस VA की? तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VA की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है? सैचुरेशन वोल्टेज, तो प्लस Vset इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। एक पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा दीजिए सिंपली। तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस VA। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज आपको मिल गया। ठीक है, कितना पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज है? प्लस Vset इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मैंने एक पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा के यहाँ पे कहाँ पे लगाया? यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा के इसको कैलकुलेट कर लिया, VA की वैल्यू की है। तो कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा? उसको मिल गया एक रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल में। पॉजिटिव टर्मिनल में कितना वोल्टेज है? VA, और VA की वैल्यू कितनी है? इतनी है। तो इसको एक रेफरेंस मिल गया कि कब तक कैपेसिटर को चार्ज होना है। ठीक है, तो ये जो है R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये देखिए कांस्टेंट टर्म है।
क्योंकि किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए R1 और R2 की वैल्यू सेम होगी। इसको हम लोग किससे डिनोट किए, यहाँ पर बीटा टर्म से डिनोट कर देते हैं। इसको ले लेते हैं क्या, बीटा। तो क्या हो गया, बीटा इंटू वी सेट। तो अपर लिमिट कितनी मिल गई, कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, कब तक चार्ज होगा, बीटा इंटू वी सेट। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये अपर लिमिट आपको दिख रही है, बीटा इंटू वी सेट। यहां तक आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। तो देखिए जब वी सेट था तो कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा था, कब तक चार्ज हुआ, अप टू बीटा इंटू वी सेट। बट when the value of total voltage or charging voltage across this capacitor is more than बीटा इंटू वी सेट, इससे ज्यादा होने की कोशिश करता है, ठीक, तब देखिए क्या होगा, कैपेसिटर वोल्टेज एक्चुअल में क्या है, निगेटिव टर्मिनल में वोल्टेज है। ये वीए कहाँ का था, 3 नंबर पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज था। जैसे ही बीटा इंटू वी सेट से ज्यादा वैल्यू हुई वीसी के क्रॉस, नाउ निगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हायर एज कंपेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज। ये देखिए सेकंड कंडीशन, when negative terminal voltage is high as compared to positive terminal voltage, output will be what, output is at minus saturation voltage। ठीक, तो जैसे ही V प्लस की वैल्यू ज्यादा हुई या कैपेसिटर वोल्टेज क्या हुआ, यहां से ज्यादा चार्ज होने की कोशिश किया, सीधे आपका आउटपुट कहां स्विच कर गया, फ्रॉम पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल टू दिस निगेटिव सैचुरेशन। तो आउटपुट क्या हो गया, माइनस वी सेट, आउटपुट शिफ्ट हो गया माइनस वी सेट से। एंड व्हेन इट इज माइनस वी सेट, तो अभी तक जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, अब ये कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक, तो जैसे ही इससे ज्यादा हुआ, आउटपुट की वैल्यू जैसे ही माइनस सैचुरेशन में शिफ्ट हुई, नाउ द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। कब तक डिस्चार्ज होगा, अब ये माइनस वी सेट हो गया, तो वीए की वैल्यू किससे चेंज हो गई, वी प्लस को किससे, पॉजिटिव वी सेट अब किससे चेंज हो गया, ये वोल्टेज माइनस वी सेट से चेंज हो गया, माइनस वी सेट से कम हो गया। तो अब लोअर लिमिट कितनी आ गई आपकी, ये देखिए माइनस बीटा इंटू वी सेट। बीटा तो सेम है यहाँ पे, बस प्लस वी सेट को किससे चेंज कर दिया हम लोग, माइनस वी सेट से। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो लोअर लिमिट क्या मिली इसकी, लोअर लिमिट इज माइनस बीटा इंटू वी सेट। तो कैपेसिटर कब तक डिस्चार्ज होगा, अप टू माइनस बीटा इंटू वी सेट। ये लोअर लिमिट है, क्योंकि जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज इससे डाउन हुआ, जैसे ही कैपेसिटर का वोल्टेज इससे डाउन हुआ, 3 नंबर टर्मिनल में जो वोल्टेज है माइनस बीटा इंटू वी सेट, अब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर वोल्टेज इज अगेन लोअर एज कंपेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज। और फिर से हम लोग फर्स्ट कंडीशन में आ जाएंगे कि V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, और आउटपुट विल बी अगेन शिफ्टेड टू पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज। फिर से आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सैचुरेशन। जैसे ही पॉजिटिव सैचुरेशन हुआ, अगेन ड्यू टू द करंट द कैपेसिटर विल चार्ज। फिर जैसे ही बीटा इंटू वी सेट से ज्यादा हुआ वैल्यू, अगेन इट विल डिस्चार्ज। और ये साइकिल चलते ही रहता है। इस साइकिल के चलने से आपको क्या जनरेट हो जा रहा है, एक स्क्वायर वेवफॉर्म। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन ऑफ दिस स्क्वायर वेव जनरेटर सर्किट। ठीक, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर द जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव। किसी को कोई डाउट है क्या जो मैं बताया, तो जल्दी से पूछ लीजिए। किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी इसके ऑपरेशन। सर हाँ सर जैसे स्टार्टिंग में जब हम लोग वी सेट प्लस वी सेट से चालू कर रहे हैं तो कुछ इनपुट तो देना पड़ेगा ना नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। नहीं नहीं, मैं बताया ना उस चीज को कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन या किसी फ्लक्चुएशन की वजह से। क्योंकि अगर 0.1 वोल्टेज भी ज्यादा हुआ आपके पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि किसमें है, पॉजिटिव फीडबैक में, तो यस पॉजिटिव सर। पहले ही बताया, अगर 0.1 भी है तो 0.1 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाता है, 100 वोल्टेज के आसपास हो जाएगा। तो यस ऑटोमेटिकली सर। सैचुरेशन वोल्टेज में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टर्मिनल में फ्लक्चुएशन हुआ पॉजिटिव या निगेटिव में, तो आउटपुट आपका पॉजिटिव सैचुरेशन या निगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि प्लस टर्मिनल में ज्यादा वोल्टेज है या निगेटिव टर्मिनल में। तो ऑपरेशन के लिए हम लोग ने एज्यूम किया कि पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लक्चुएशन से हाई वोल्टेज हुआ, जिससे पॉजिटिव सैचुरेशन मिल रहा है। ये भी हो सकता था कि निगेटिव टर्मिनल में ज्यादा हो, जिसकी वजह से निगेटिव सैचुरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये एज्यूम करके चल रहा है, तो कहीं भी हो सकता है ज्यादा वैल्यू। ओके सर। और किसी को कुछ डाउट? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक ऑपरेशन में? किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछिए।
फिर हम लोग आगे चले इसके ऑपरेशन डेरिवेशन पार्ट पे। सर हाँ सर इसको हम लोग आइडियल कंडीशंस के लिए ले रहे हैं ना, प्रैक्टिकली अलग रहेगा ये? नहीं, प्रैक्टिकली ही ले रहे हैं हम लोग। आइडियल और प्रैक्टिकल में सिर्फ देखिए, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आइडियल कंडीशन में है ना, ओम आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा गेन। बट अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में भी जाएंगे तो मेगा ओम्स में मिलेगा। तो मेगा ओम्स को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 15 वोल्टेज से तो ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि सैचुरेशन वोल्टेज कितना है, 15 वोल्टेज के अप्रॉक्स रहता है जो हम लोग सप्लाई देते हैं, प्लस वीसीसी और माइनस वी। तो सैचुरेशन वोल्टेज मैक्सिमम कितना, 14-15 वोल्टेज ही रहेगा। अगर 0.1 को आप अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में गेन लेके 1000 भी लेके चल रहे हैं मान लीजिए, तो अगर 1000 भी लेके चले 0.1 से तो 100 वोल्ट आता है, तो वो आपके सप्लाई वोल्टेज से बहुत ज्यादा है। ठीक, तो ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। सर और कोई डाउट? ये जो VA है ना, अपर पोर्शन में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग VUT अपर ट्रिगरिंग पॉइंट भी बोलते हैं। VUT अपर ट्रिगरिंग पॉइंट, मतलब जहां पे कहां पे अपर पोर्शन से आपका ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है। और ये लोअर वोल्टेज है ना, इसको हम लोग VLT भी बोलते हैं। L फॉर लोअर एंड T फॉर ट्रिगरिंग, तो लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज। ठीक, तो अगर आप जाएंगे वोटकर या इन सब बुक्स में तो आपको VUT VLT भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये उसी का नॉमेनक्लेचर है बेस्ड ऑन स्मिथ ट्रिगर सर्किट, क्योंकि ऑपरेशन किस में है, स्मिथ ट्रिगर सर्किट पे ही बेस्ड है पॉजिटिव फीडबैक का। और कोई डाउट? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जो कुछ मैं आपको बताया ये थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे नहीं चलते हैं, डायरेक्टली मैं डेरिवेशन पार्ट पे आता हूँ। डेरिवेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट सिग्नल आपका जनरेट हो रहा है स्क्वायर वेवफॉर्म, हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवफॉर्म, उस वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो एक चीज आपने देखा यहाँ पे, जो मेन रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है फॉर द जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेवफॉर्म इज कैपेसिटर ओनली, क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे ही पूरा आउटपुट आपका वेवफॉर्म बेस्ड है। तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, उसको भी कैपेसिटर वोल्टेज से ही स्टार्ट करते हैं, तो इजियर फॉर्म में आपका सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक, तो हम लोग ने स्टार्ट किया कि लेट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर वोल्टेज कैलकुलेट करने का हम लोग का बेसिक इक्वेशन है V max प्लस V इनिशियल माइनस V max इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। V max को V फाइनल भी बोलते हैं, कई जगह आपने V फाइनल वर्ड देखा होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V फाइनल प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल इंटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, तो मैं आपको पहले ही बताया कि अगर कैपेसिटर के पास कुछ लिमिटेशन नहीं होती इस पर्टिकुलर नोड पे, यहाँ पे लिमिटेशन कितना था, VA वोल्टेज का, अगर VA वोल्टेज का लिमिटेशन नहीं होता तो कैपेसिटर कब तक चार्ज हो सकता था, जितना आपको आउटपुट में मिल रहा है, कितना मिल रहा था, सैचुरेशन वोल्टेज। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया, सैचुरेशन वोल्टेज। ठीक, कैपेसिटर के लिए मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, सैचुरेशन वोल्टेज। बट इनिशियल वोल्टेज कहां पे है, क्योंकि यहाँ पे कंस्टेंट लगा हुआ है, तो ड्यू टू दैट कंस्टेंट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रेंज के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक, तो इस पर्टिकुलर रेंज में कैपेसिटर इनिशियली स्टार्ट कहां से हो रहा है चार्जिंग, तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से चार्ज हो रहा है, इस पर्टिकुलर वोल्टेज से। तो इनिशियल वोल्टेज कितना हो गया, माइनस ऑफ बीटा इंटू वी सेट। तो इनिशियल वोल्टेज इज माइनस इंटू बीटा वी सेट, ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो गया, प्लस वी सेट। ठीक, इन दोनों की वैल्यू को आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिला आपको, Vc ऑफ t इज इक्वल टू प्लस वी सेट प्लस V इनिशियल कितना है, माइनस बीटा इंटू वी सेट माइनस प्लस वी सेट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या था, RC। टाउ क्या है, RC, एक टाइम कांस्टेंट है। और टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख लीजिए, जो भी कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है
किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के थ्रू चार्ज हो रहा है, आइदर विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर और विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर, किसके थ्रू आपका चार्ज हो रहा है। अगर इंडक्टर की बात करें तो L बाई आर, और कैपेसिटर की बात करें तो RC। बट R कौन सा होगा, तो वो R होगा जिसके थ्रू करंट आपकी पास हो रही है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो करंट आपकी किधर से आई थी, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, और उसके बाद कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा था। तो आपका टाइम कांस्टेंट क्या हुआ, ये R और ये C। तो R इंटू C, दैट इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। R1 और R2 नहीं लेंगे क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन है ना, ठीक है। यहाँ से कैपेसिटर पे चार्जिंग इस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो द वैल्यू ऑफ टाउ इज RC। सो VC ऑफ t इज इक्वल टू प्लस Vset माइनस Vset को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, साथ में निगेटिव साइन को भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिला माइनस Vset। यहाँ पर आपका क्या बचा बीटा, यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1 प्लस बीटा इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। तो ये वैल्यू हो गया इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक, इनिशियली। अब जब कैपेसिटर आपका चार्ज हो चुका है फाइनल लिमिट तक, मतलब T1 टाइम पीरियड तक, ये आपका T1 टाइम पीरियड है, ठीक। तब उस पर्टिकुलर टाइम को लेके चलते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ स्मॉल t is equal to capital T1, now on that condition how much voltage is stored across the capacitor, कैपेसिटर में कितना वोल्टेज स्टोर हो गया। ये देखिए, ये इसकी फाइनल लिमिट है, और फाइनल लिमिट में वोल्टेज कितना है, बीटा इंटू Vset, ठीक। तो फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज हाउ मच, बीटा इंटू Vset। तो VC ऑफ T1 इज इक्वल टू बीटा इंटू Vset। हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, दैट इज इक्वल टू प्लस Vset माइनस Vset 1 प्लस बीटा इंटू ई टू द पावर t की वैल्यू किससे रिप्लेस किया हमने, T1, क्योंकि कैपिटल T1 टाइम साइकिल के लिए हम लोग ले रहे हैं, ठीक। तो माइनस ऑफ T1 डिवाइडेड बाई RC। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करिए, जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे देखिए ये Vset इधर आ जाएगा, और Vset को आप कॉमन लेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिएगा आप लोग, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T1 एज R इंटू C natural log 1 plus beta divided by 1 minus beta. So this is the value of half cycle period, ठीक, क्योंकि कंप्लीट साइकिल आपका कहां तक है, ये यहां से लेके यहां तक आपका कंप्लीट साइकिल। अभी हमने कहां तक कैलकुलेट किया है, इस पर्टिकुलर रेंज के लिए किया, ठीक है। बट हम जनरेट क्या कर रहे हैं, स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में आपका जो T1 टाइम पीरियड होगा दैट विल बी सेम एज T2 टाइम पीरियड, तो सेम विल बी फॉर T2 टाइम पीरियड। तो देखिए क्या होता है आगे, hence total time period t is equal to twice of T1, जो T1 के लिए मिला जस्ट उसको डबल कर देंगे तो आपको दूसरा टाइम T2 भी मिल जाएगा। तो टोटल साइकिल t is equal to twice of T1, that will be equal to twice of RC into log 1 plus beta divided by 1 minus beta, ठीक है। तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड। नाउ एक्चुअल में हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंड एज यू नो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। सो f इज इक्वल टू 1 बाई टी, इसको इन्वर्स कर दीजिए। इन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 बाई ट्वाइस ऑफ RC। तो देखिए log 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा, ये नीचे आता, तो ऊपर ले जाने के लिए हमने क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया, तो ऊपर आ गए। तो 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाई ट्वाइस ऑफ RC। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें, so if the value of beta is given, on that condition use this equation number 2, but if the value of beta, or we can say that the resistance of R1 and R2 is not given, then also you on that condition you may use equation number 3, ठीक। तो दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है। so this is how we can calculate the value of frequency of oscillation in case of square wave generation, ठीक। एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को डेरिवेशन में या उसके पहले किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। आप लोग बोल तो नहीं रहे, मैसेज कर दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में तो मेरे को समझ में आ जाए। क्या कई बार बोलने से ज्यादा इजी होता है मैसेज करना, ठीक। जल्दी से मैसेज कर दीजिए तो मुझे समझ में, आप लोग को डाउट है नहीं है, किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए।
अच्छा, सबको क्लियर है, वेरी गुड। ठीक, तो ये हो गया डेरिवेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता भी है, 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इजी है। जितना डेरिवेशन इजी था उतना ही इजी है हम लोग का प्रॉब्लम। ठीक, तो क्या क्वेश्चन में है, कैलकुलेट ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्क्वायर वेव जनरेटर where the value of R is 10 kilo ohm and capacitance is 0.05 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है, बट R1 R2 इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोला गया है। ठीक, तो मैं पहले ही बताया, अगर R1 R2 नहीं दिया हुआ है, या कह सकते हैं कई बार आपको सैचुरेशन वोल्टेज दिया रहता है, ट्रिगरिंग पॉइंट दिया रहेगा, उस कंडीशन में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। ठीक है, बट अगर ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, F0 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ RC। ठीक, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एंड फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। बट मैं आपको पहले फिर से बता रहा हूं, अगर वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट दिया हुआ है साथ में सैचुरेशन वोल्टेज, then you have to calculate the value of R1 and R2 and from there you need to calculate the value of frequency of oscillation। अगर नहीं दिया हुआ है उसी कंडीशन में आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, कई बार 2 मार्क्स में आता है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। ठीक, बट ट्रायंगुलर वेव जनरेटर में हम लोग स्विच करें इससे पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहूंगा आप लोग से। ठीक, तो क्वेश्चन क्या होगा, देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर वेव जनरेट कर लिया, हम लोग के पास क्या है, स्क्वायर वेव है। अब हम लोग को क्या करना है, एक ट्रायंगुलर वेव जनरेट करना है। तो क्या स्क्वायर वेव के थ्रू हम लोग ट्रायंगुलर वेव जनरेट कर सकते हैं क्या, या क्या कुछ हम चेंज करें कि स्क्वायर से हम लोग को ट्रायंगुलर मिल जाए? किसी को कोई आइडिया है क्या? कि स्क्वायर से हम लोग ट्रायंगुलर कैसे जनरेट कर सकते हैं? वैभव, हाँ प्रशांत, तुम्हारा तो आंसर बिल्कुल सही है, इंटीग्रेटर से ही हम लोग को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले क्या वैभव ने क्या पूछा है, सर इनिशियली कैपेसिटर वोल्टेज एज्यूम किए हैं। हाँ, ये जो आपका डिजाइन था ना, इसमें इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज निगेटिव में है कि निगेटिवली उतने में चार्ज है, मतलब इसके फर्स्ट 2 साइकिल इस वेव फॉर्म में नहीं था। ठीक है, इसलिए ऐसा है। मैं आज जैसे क्लास में स्टार्ट किया था, जब मैं क्लास में पढ़ाया ऑफलाइन, वहां पे हम लोग 0 से ही स्टार्ट किए। ठीक, अगर क्लास जिन लोग अटेंड किए होंगे इनकी कॉपीज आप देखेंगे, वहां पे मैंने 0 से ही स्टार्ट किया, क्योंकि इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 0। तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे, कुछ टाइम साइकिल के बाद वो आपका साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, इन बिटवीन बीटा इंटू वी सेट से माइनस बीटा इंटू वी सेट से। इनिशियली आपका 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक, तो ये चीज है यहाँ पे मॉडिफिकेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वेव फॉर्म आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद का ये वेव फॉर्म है। क्योंकि जब आप सिमुलेट भी करेंगे ना, तो जो इनिशियल पोर्शन है वो आपको दिखेगा नहीं। इतनी फास्ट वेव फॉर्म का सिमुलेशन होता है कि इनिशियल पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको क्या दिखेगा, ये साइकिल ही दिखेगी। ठीक है, मतलब वो नेग्लेक्टेड पार्ट है, तो उसको हटा भी देंगे या इनिशियली 0 से स्टार्ट करेंगे, दोनों सही है। और कोई डाउट वैभव? प्रशांत का आंसर बिल्कुल सही, इंटीग्रेटर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा क्योंकि हम लोग 5th सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज को, अबाउट द इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर। तो इंटीग्रेटर में आप लोग को बताया था, इंटीग्रेटर इज बेसिकली यूज्ड टू इंटीग्रेट एनी काइंड ऑफ द इनपुट सिग्नल वेव फॉर्म। तो लेट्स सपोज इफ वी आर हैविंग अ स्टेप सिग्नल, देन द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेप सिग्नल इज रैंप वेव फॉर्म। ठीक है, स्टेप सिग्नल को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो रैंप सिग्नल मिलेगा,
and if we have a cycle or the train of the step signal, so if we integrate the train of the step signal, then from there you can easily generate the triangular wave. ठीक, क्योंकि जो रैम्प सिग्नल अपर और लोअर डायरेक्शन में जाएगा तो क्या जनरेट करेगा, एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म ही जनरेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक जो सिंपलेस्ट मेथड है फॉर द जनरेशन ऑफ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर वेव फॉर्म इज दैट simply connect one integrator at the output terminal of square wave generator. ठीक है, तो एक मैं इजी चीज आप लोग के लिए बता रहा हूं। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ट्रायंगुलर वेव जनरेटर एंड डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो अगर मान के चलिए आप लोग को ट्रायंगुलर वेव फॉर्म पता नहीं है, स्क्वायर वेव फॉर्म आप पढ़ के गए, ठीक, आपने स्क्वायर वेव फॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ा, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को छोड़ दिया, तो क्या करिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सर उस समय बताए थे कि स्टेप सिग्नल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो रैंप मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप जो भी स्क्वायर वेव फॉर्म आपने पढ़ा है उसके आउटपुट में एक इंटीग्रेटर कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही इंटीग्रेटर कनेक्ट करेंगे आपका जो स्क्वायर वेव फॉर्म है वो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सिंपलेस्ट मेथड है। बट इन जनरल फॉर द डिजाइन पर्पज वी आर नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ द मेथड। ठीक, बट अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में जाए तो हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड से जाएंगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी मोर, और अगर कंपोनेंट ज्यादा आप कनेक्ट करेंगे सर्किट में तो कॉस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और डिजाइनिंग में कभी भी हम लोग कॉस्ट से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, मतलब खरीदने में पैसे कम लगने चाहिए, आउटपुट से हम लोग कंप्रोमाइज कर लेंगे। 10% ही है जो एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान। ठीक है, तो कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी जगह में हमने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्किट यूज किया, और वो डिफरेंट काइंड ऑफ द सर्किट भी आप पढ़ चुके हैं। क्या है वो, दैट इज स्मिथ ट्रिगर सर्किट, क्योंकि मैं पहले ही बताया विद द हेल्प ऑफ स्मिथ ट्रिगर सर्किट वी मे जनरेट द स्क्वायर वेव फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करिए, इंटीग्रेटर के इनपुट में एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट कनेक्ट करिए, तो आपका स्मिथ ट्रिगर सर्किट क्या देगा, एक स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव, जो भी वेव फॉर्म आपको देगा। बाय इंटीग्रेटिंग दैट सिग्नल यू मे जनरेट द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। तो जो हम लोग सर्किट यहाँ पे देखने वाले हैं वो सेकंड जो प्रैक्टिकल सर्किट हम लोग यूज करते वाले हैं उसी के एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन डायग्राम है किसका, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेटर का। तो ये जो यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ पे, ये आपका क्या है, एक स्मिथ ट्रिगर सर्किट है, स्मिथ ट्रिगर सर्किट। ठीक, और स्मिथ ट्रिगर में हम लोग पहले से ही जानते हैं हमेशा क्या जनरेट होता है, आइदर पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज और नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज, इस टाइप का वेव फॉर्म जनरेट होता है स्मिथ ट्रिगर में। जस्ट अभी आपने तो पेपर भी दिया है, पता होगा आपको। स्मिथ ट्रिगर सर्किट क्या काम आता है, फॉर द जनरेशन ऑफ स्क्वायर वेव फॉर्म। रेक्टेंगुलर भी जनरेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टाइम पीरियड। इस रेक्टेंगुलर स्क्वायर इन सब में बेसिक डिफरेंस कहाँ पे है, उसके विड्थ ऑफ द पल्स में। विड्थ आप चेंज करते जाइए आपका वेव फॉर्म चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एक चीज कंपलसरी है कि आपको स्टेप सिग्नल ही मिलेगा अपर एंड लोअर, बस आपको उनको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिया है सर्किट के इनिशियली हमने कनेक्ट किया है कि स्मिथ ट्रिगर सर्किट for the generation of this square waveform, and that is to be connected at the input terminal of integrator। ये आपका क्या है, सेकंड सर्किट है इंटीग्रेटर। ठीक है, सेकंड सर्किट आपका इंटीग्रेटर है। तो जो भी इस पर्टिकुलर को आपने क्या किया, इंटीग्रेट, तो इधर रैंप मिला, इसको आपने इंटीग्रेट किया तो इधर रैंप मिला, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव का लोअर क्यों जा रहा है, जब पॉजिटिव साइकिल है तो लोअर आउटपुट क्यों मिलेगा, ऐसा यहाँ पे देखिए। तो इसका आंसर कौन बताएगा, मैंने क्या बताया, व्हेन द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन वोल्टेज इज हाई व्हेन वी पास इट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर से जैसे ही पास किए तो लोअर लैम्प मिलता है, ऐसा क्यों, ये बताएगा क्या। देखिए जैसे यहाँ पर वेव फॉर्म में भी जब ये पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज है, ये देखिए इसको हम लोग किससे डिनोट किए, वी नॉट डैश से। एक्चुअल में वी नॉट डैश क्या है, आउटपुट ऑफ स्मिथ ट्रिगर सर्किट। तो स्मिथ ट्रिगर के आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, सैचुरेशन वोल्टेज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज ही मिलेंगे।
ठीक, तो व्हेन द लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज एट पॉजिटिव सैचुरेशन, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं जैसे वहां एज्यूम किया था, हम यहां भी एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली द आउटपुट ऑफ दिस स्मिथ ट्रिगर सर्किट इज एट पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल। आप नेगेटिव सैचुरेशन भी एज्यूम कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, इस चीज को ध्यान में रखिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पॉजिटिव सैचुरेशन ही आपको एज्यूम करना है, हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज, यहाँ पे हम लोग एनालिसिस के लिए एज्यूम कर रहे हैं इस चीज को, कि आउटपुट ऑफ स्मिथ ट्रिगर सर्किट इज एट पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल। व्हेन इट इज इन पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल, आउटपुट ये कहां पे मिल रहा है हम लोग को, आउटपुट टर्मिनल में, आउटपुट इज नेगेटिव गोइंग रैम्प। ऐसा क्यों नेगेटिव गोइंग रैम्प क्यों मिलता है, ये बताएगा क्या एनीवन? Because of inverting op amp, very good, तो बहुत सही प्रशांत, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेटर कनेक्टेड है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में कनेक्ट होने से जो भी आपका सिग्नल है आउटपुट में क्या मिलेगा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। और अगर हम लोग इंटीग्रेटर का आउटपुट भी देखें तो आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर क्या होता है, V नॉट इज इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t V in into dt when it is connected in इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से ही हम लोग को नेगेटिव साइन मिलता है, ठीक। और नेगेटिव साइन हमेशा क्या डिनोट करता है, फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। इस वजह से जब आपका लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, आउटपुट टर्मिनल में हम लोग को क्या मिलता है, नेगेटिव गोइंग रैम्प सिग्नल। जब स्टेप सिग्नल को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिला, रैम्प सिग्नल, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, रैम्प सिग्नल। सो व्हेन द लेवल ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज एट पॉजिटिव सैचुरेशन, आउटपुट इज एट नेगेटिव गोइंग रैम्प। बट कब तक मिलेगा इसकी वैल्यू, या कब तक, जब तक कि पी टर्मिनल में वोल्टेज इस 0 से लो नहीं हो जाता, तब तक पॉजिटिव सैचुरेशन मिल रहा है यहाँ पे। अब तक पॉजिटिव सैचुरेशन जब तक कि इस पी पॉइंट पे वैल्यू 0 से लो नहीं हो जाता। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए क्या है, ये 0th पॉइंट है, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है कितने पे कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसके लेवल के थ्रू कंपेयर कर रहे हैं, 0th लेवल पे। और 0th लेवल कब जा रहा है, व्हेन इट इज अटेनिंग अ वैल्यू ऑफ नेगेटिव रैम्प सिग्नल -V रैम्प। तो कब तक ये जाएगा नीचे, अप टू -V रैम्प तक, ठीक है। जैसे ही -V रैम्प को अटेंड किया, एक्चुअल में -V रैम्प कहाँ जनरेट हो रहा है, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2, एंड R2 विल अफेक्ट द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस VP पॉइंट। VP पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज है कितना एक्चुअल में, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, VP इज इक्वल टू हाउ मच, VP इज इक्वल टू -V रैम्प प्लस क्या, फिर इसका इफेक्ट इधर वाले वोल्टेज का, इधर हम लोग का लेवल क्या था, पॉजिटिव सैचुरेशन ना, तो प्लस V सेट इंटू प्लस V सेट इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। R2 प्लस R3, ठीक है। तो इतना कुछ वोल्टेज मिलेगा, -V रैम्प प्लस V सैचुरेशन इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। ये किसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ VP, ठीक। एंड व्हेन T इज इक्वल टू T1, T इज इक्वल टू T1 पे VP इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। ये एनालिसिस से ये चीज प्रूफ हुई है, देखने के बाद जब सिमुलेट करेंगे आप इसको, तो व्हेन T इज इक्वल टू T1 पे आप पहुंचते हैं, ऑन दैट कंडीशन VP इज इक्वल टू 0, ठीक। तो जैसे ही 0 हुआ, अगेन इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव सैचुरेशन लेवल टू नेगेटिव सैचुरेशन, क्योंकि स्मिथ ट्रिगर किस पे डिपेंडेंट है, कि यहाँ पर वोल्टेज कब 0 से नीचे जा रहा है। तो कहाँ पे शिफ्ट हो गए हम लोग, पॉजिटिव टू नेगेटिव सैचुरेशन। और जैसे ही आउटपुट क्या हुआ, माइनस सैचुरेशन, तो माइनस को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव गोइंग रहा है। फिर जैसे ही आप T2 को अचीव करते हैं,
अगेन द वोल्टेज Vp विल बी हायर देन जीरो पोटेंशियल, अगेन V प्लस ग्रेटर देन हो जाता है किसके कंपेयर में, V माइनस में, तो आउटपुट क्या मिला, पॉजिटिव सैचुरेशन। जैसे ये पॉजिटिव हुआ, अगेन पॉजिटिव सैचुरेशन, आउटपुट क्या मिलेगा, निगेटिव गोइंग रैम, तो फिर से निगेटिव गोइंग रैम हम लोग को मिलने लगता है, और ये साइकिल चलते ही रहती है, और ये साइकिल रिपीट होते रहती है। ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच इज द वोल्टेज अक्रॉस द नोड P। P नोड पे कितना वोल्टेज है, और P नोड पे कितना वोल्टेज है, तो इनिशियली इतना वोल्टेज आपको मिल रहा है यहाँ पे, कितना, माइनस वी रैप, या कह सकते हैं ये आउटपुट वोल्टेज प्लस, क्या कह सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि ये जो आउटपुट है एक्चुअल में कहाँ का वोल्टेज है, इस R2 के क्रॉस ना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों टर्मिनल आपके वर्चुअली शॉर्ट सर्किट है, पिन नंबर 2 एंड 3 आर वर्चुअली शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट है तो मैं कह सकता हूँ ये आपका ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड है तो R2 को मैं डायरेक्टली ग्राउंड कर सकता हूँ ना यहाँ से, तो एक्चुअल में V नॉट कहाँ का वोल्टेज है, क्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2, तो मतलब R2 में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है क्या है, एक्चुअल में V आउटपुट है, और V आउटपुट प्लस V सेट की कंडीशन में माइनस गोइंग रैम सिग्नल। तो सिर्फ क्या बचा, इसका इफेक्ट V नॉट डैश का, तो V नॉट डैश का क्या इफेक्ट होगा, V नॉट डैश का पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा दीजिए, तो V नॉट डैश इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो सेकंड पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इफेक्ट मिल जाएगा इस नोड पे कितना है, तो टोटल इफेक्ट इज हाउ मच, आउटपुट वोल्टेज प्लस टोटल वोल्टेज इफेक्ट ड्यू टू दिस सैचुरेशन वोल्टेज। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ द वोल्टेज जनरेटेड एट नोड P। ठीक है, एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से क्लियर करिए, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम में ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेशन ही आता है। तन्मय नो डाउट, विघ्नेश, अभिनव, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ क्या है यहाँ पे, जो आपका नोड वोल्टेज है, यू हैव टू काउंट द टोटल अमाउंट ऑफ द वोल्टेज जनरेटेड एट नोड P। P के रिस्पेक्ट में ही वो आपका अप या डाउन होने वाला है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, नो सर नो सर नो सर, सब नो कह रहे हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन याद है ना, लास्ट टाइम मैं एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को, अभी मेरे को ध्यान आया, कंप्लीशन में मैं पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक ऑपरेशन ऑफ ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जनरेटर। नाउ लेट अस स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट, ये मैं आप लोग को बता दिया, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नाउ द डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन केस ऑफ द ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। ठीक, so what is the value of Vp? So effective voltage, so first of all I have calculated here the value of effective voltage at node P। तो P पे effective voltage है कितना, तो this is multiplication ना, ये ऐसे यहाँ पे, this is a correction here, R2, ठीक है, R3 प्लस R2, करेक्शन यहाँ पे। So effective voltage at point P during the time when output A1 is at positive saturation। तो जो हमने एज्यूम किया था फर्स्ट, जो मैं आपको ऑपरेशन एक्सप्लेन करने के लिए एज्यूम किया था कि let the value of output voltage of the Schmitt trigger circuit is at positive saturation level, with the help of same thing we are going to calculate or derive the expression for the frequency of oscillation in case of triangular wave generator। So here the value of Vp is equal to how much, minus Vramp, which is the value of output voltage of the circuit। So V naught is equal to minus Vramp by considering input voltage is at positive saturation voltage। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये फिक्स नहीं है minus Vramp, that depends on the value of output of Schmitt trigger circuit। Here we are considering the value of Schmitt trigger output is at positive saturation, that's why the value of output voltage is at minus going ramp। So minus Vramp plus R2 divided by R2 plus R3 into V set is equal to Vp।
So that is equation number 1. So the value of Vp is this one. Now when the value of time period t is equal to t1, इस साइकिल को लेके चल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट साइकिल को. When the value of time period t is equal to t1, on that condition total voltage generated और total voltage across this p is equal to 0, क्योंकि वो हम लोग का लिमिटिंग कंडीशन है. After that the waveform will shift from negative direction towards the positive direction. इसका स्लोप कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है विथ 180 डिग्री. ठीक है. तो when p is equal to t1, total voltage at p is equal to 0. when p is equal to 0, इस चीज को आप ध्यान रखिए, when p is equal to 0, तो देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है. जैसे ही ये नोड 0 हुआ, ये नोड 0 हुआ, मतलब वो नॉट इज इक्वल टू 0, तो R2 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई यहाँ पे. ठीक है. तो जब हम लोग डिनोमिनेटर में इसलिए R2 को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस वी रैम्प इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R3 इनटू प्लस वी सेट. तो इक्वेशन नंबर 2. सिमिलरली व्हेन t इज इक्वल टू t2, पर t2 कब लेके चल रहे हैं, व्हेन द लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज एट सेकेंड हाफ साइकिल. तो at t is equal to t2, A1 switches from minus V set to plus V set. अच्छा, इसमें यहाँ इस साइकिल को हम लोग यूज किए. ठीक, देख लीजिए दोनों एक दूसरे के वाइसा वर्सा है. ठीक है. तो when the level of the input signal is at minus saturation voltage, so VRAM will be equal to minus R2 divided by R3 into minus V set, so that will be equal to R2 by R3 into V set. Now we need to calculate the value of peak to peak amplitude. तो peak to peak क्या होता है, final value minus initial value. Peak to peak voltage will be how much, minus initial final value minus initial value. So final value is what, positive VRAM. Initial value is what, minus VRAM. So plus VRAM minus of minus VRAM, so that will be equal to twice of R2 by R3 into V set. So that is the value of peak to peak output voltage. That is peak to peak output voltage. So what is the value of final output? ये तो विजिबल नहीं है यहाँ पे. विजिबल नहीं है, एक सेकेंड इसको देखते हैं. यहाँ तो विजिबल है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी तो दिख रहा है यहाँ पे. आप लोग को विजिबल है क्या ऐसे? फुल स्क्रीन करके रुको देखता हूँ. फुल स्क्रीन में हट जा रहा है, ऐसे दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर. ठीक. तो हम लोग का पीक टू पीक आउटपुट वोल्टेज कब लेना है, एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ इंटीग्रेटर. ठीक है. अभी तक हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये जो था पॉइंट एट आउटपुट ऑफ स्मिथ ट्रिगर सर्किट, यहाँ पे हमने पीक टू पीक ले लिया. कितना है ये, वी नॉट पीक टू पीक माइनस वी रैम प्लस वी रैम, वहां से कैलकुलेट कर लिया पीक टू पीक आउटपुट कितना मिलेगा हम लोग. ठीक है. अब हम लोग को एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी. एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को कहाँ से जाना पड़ेगा, टाइम पीरियड से. और टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटर का इक्वेशन यूज कर सकते हैं. ठीक. तो हमने बस वही चीज यहाँ पे लिया है. वी आर डेराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटर सर्किट. तो आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर का इक्वेशन क्या है, -1 by R1 into C1. देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज R1 एंड C1. तो -1 by R1 into C1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t/2. ये साइकिल आपका क्या है, और t/2 Vin into dt. ठीक. तो किसी एक साइकिल के लिए हमने लिया यहाँ पे, मान के चलिए Vin की वैल्यू क्या है, माइनस वी सेट. माइनस वी सेट भी हमने क्यों चूज किया है कि माइनस और माइनस प्लस हो जाए. ठीक है. और कोई रीजन नहीं, यहाँ पे आप प्लस भी ले सकते थे, बट प्लस लेंगे आप तो इक्वेशन फाइनली आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव. तो कभी आप लोग फाइनल एग्जाम में भी सॉल्व करें इस चीज को, तो ध्यान में रखिए कि माइनस और माइनस को आपको प्लस करना है. और प्लस कब होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज विल बी पॉजिटिव. उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया नेगेटिव साइन सिर्फ क्या इंडिकेट करता है, देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म. ठीक है. उससे आपके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नेगेटिव साइन से. ठीक है. तो द value will be equal to -1 by R1 into C1, 0 to t/2 minus V set into dt. Now substitute the value of this V0 peak to peak. So already we have calculated the value of this V0 peak to peak. So V0 peak to peak is how much,
रिफर इक्वेशन नंबर 4। ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 में आपको क्या है, वी नॉट पीक टू पीक इज ट्वाइस ऑफ R2 by R3 into V set. Substitute the value of this. So finally the value of T will be equal to 4 times of R1 C1 R2 divided by R3. और उसके बाद जो हर हमेशा हम लोग करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, दैट इज द इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड. So just invert this particular equation. So after inversion, F naught will be equal to R3 divided by 4 R1 C1 into R2. ठीक, तो करना कैसे आपको, मैं आपको एक रफ आइडिया जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे डेरिवेशन आपको स्टार्ट करना है. सबसे पहले आप रैंप सिग्नल कैलकुलेट कर लिए वीपी को 0 करने के बाद. ठीक है, नेगेटिव गोइंग रैंप कब मिलेगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज. तो माइनस वी रैंप विल बी इक्वल टू हाउ मच, R2 by R3 इंटू पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज. सिमिलरली आप सेकेंड रैंप सिग्नल के लिए ले लिए, प्लस वी रैंप के लिए ले लीजिए. प्लस वी रैंप के लिए लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, R2 by R3 इंटू माइनस वी सेट, क्योंकि पॉजिटिव गोइंग रैंप कब मिलने वाला है, व्हेन द लेवल ऑफ द इनपुट सिग्नल इज एट माइनस सैचुरेशन वोल्टेज. जैसे ही आपको प्लस वी रैंप और माइनस वी रैंप मिला, आप क्या कर दीजिए, यहां से डायरेक्टली उनका पीक टू पीक वोल्टेज कैलकुलेट कर दीजिए. ठीक, पीक टू पीक वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए. पीक टू पीक क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज माइनस लोवेस्ट वोल्टेज या इनिशियल वोल्टेज. तो हमने वही किया, प्लस वी रैंप माइनस इनिशियल वोल्टेज माइनस वी रैंप, तो आपको मिल गया पीक टू पीक वोल्टेज कितना है. जैसे ही पीक टू वोल्टेज मिला, इंटीग्रेटर का जो एक्सप्रेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. इंटीग्रेटर के एक्सप्रेशन के लिए आपको इनपुट वोल्टेज चाहिए. इनपुट वोल्टेज आपको ऐसा रखना है कि क्योंकि इंटीग्रेटर में भी आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है ड्यू टू फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि इंटीग्रेटर के कहाँ कनेक्टेड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में, तो आप इनपुट हमेशा क्या लीजिए, माइनस सैचुरेशन. तो जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा. तो वहां से सिंप्लीफाई करने के बाद टी कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये है बेसिक प्रोसीजर फॉर द डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वेव जनरेशन. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या कैलकुलेशन में, या जो हम लोग इसके पहले इसका वो देखे थ्योरेटिकल पार्ट, किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से मुझसे क्लियर कर लीजिए. एनी डाउट? जल्दी से बताइए किसी को डाउट. अभिनव को डाउट नहीं है, अमन को नहीं है, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे. सबको बताइए जल्दी से, किसी को कुछ डाउट होगा ना तो हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद क्लोज करते हैं आज का लेक्चर यहाँ से. नो सर, नो सर, नो सर, नो सर. ठीक है, मतलब यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं. ठीक, तो ये था अबाउट ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेटर और स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेटर. तो ये दो टॉपिक आज हमने यहाँ से कंप्लीट किया, स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेशन एंड ट्रायंगुलर वेव फॉर्म जनरेशन. एक चीज और है सॉटूथ वेव फॉर्म जनरेशन. मैं नेक्स्ट टाइम बताऊं कि अभी बता दूं, जल्दी से 2 मिनट में आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वहां पे कोई भी डेरिवेशन पार्ट नहीं है. बहुत इजी सी चीज है सॉटूथ में, आपको तुरंत क्लियर हो जाए. सॉटूथ वेव फॉर्म इज 99% सेम एज ट्रायंगुलर वेव फॉर्म. ठीक, अगर आपको ट्रायंगुलर बनता है पता है तो सॉटूथ आप जनरेट कर सकते हैं. दोनों का सर्किट भी 99% सेम है. डिफरेंस कहाँ है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है इंटीग्रेटर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के कनेक्शन में. ठीक, सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस है, पूरा सर्किट सेम, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो बड़ा कर देता हूं तो आपको देखिए, ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है देखिए यहाँ पे, इसमें हमने क्या कनेक्ट किया है, इन केस ऑफ द इंटीग्रेटर दैट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, बट इन केस ऑफ द सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेटर इट शुड बी कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर. आपको किसके थ्रू कनेक्ट करना है, पोटेंशियोमीटर का. इस सर्किट को भी हम लोग ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं यूज कर सकते, इसको भी यूज कर सकते हैं. बस आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर के सेंटर पॉइंट पे रखना पड़ेगा आपको इस वाइपर को. अगर ये सेंटर लोकेशन पे है दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. ठीक, क्यों ऐसा, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल देखिए, आपका इधर लेफ्ट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई एंड राइट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू
निगेटिव सप्लाई। तो बीच में आपका क्या होगा, वोल्टेज जीरो, इस पोटेंशियल में वोल्टेज कितना है, जीरो। बट अगर वाइपर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इफ यू आर मूविंग द वाइपर टुवर्ड्स द पॉजिटिव वीसीसी साइड, तो आपको निगेटिव जाने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लस 15 वोल्ट है, ये आपका माइनस 15 वोल्ट है। तो लेट सपोज यू आर मूविंग द वाइपर, वाइपर कहां पे है, +7 पे अगर वाइपर है, ठीक है, तो +7 से +15 जाने में उसको इतना टाइम लगा। बट फॉर मूविंग फ्रॉम +15 टू +7 टू -15, इट विल टेक दैट मच ऑफ द टाइम। फिर चार्ज होने में इतना, डिस्चार्ज होने में इतना। तो क्या जनरेट हो गया, एक सॉटूथ वेव। तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है सॉटूथ वेव जनरेटर। सिर्फ आपको क्या करना है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द इंटीग्रेटर दैट शुड बी कनेक्टेड टू one potentiometer, and both the ends of the potentiometer should be connected to positive as well as negative supply voltage। और अगर आपका वाइपर पॉजिटिव वीसीसी के डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो आपको डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा होगा, चार्जिंग टाइम कम। और अगर आप निगेटिव डायरेक्शन में वाइपर को मूव करेंगे, देन ऑन दैट कंडीशन चार्जिंग टाइम विल बी मोर एंड डिस्चार्जिंग टाइम विल बी लेस। ठीक, सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर ये यहाँ पर है तो इधर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, इधर जाने में कम। अगर वाइपर इधर है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में कम। और सॉटूथ वेवफॉर्म और ट्रायंगुलर वेवफॉर्म में डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ द ट्रायंगुलर वेव चार्जिंग टाइम is equal to discharging time, but in case of the sawtooth waveform charging time should not be equal to discharging time, both the time period will be different। तो ये था आपका sawtooth wave जनरेटर का बेसिक फंडामेंटल। आई होप दैट मच पार्ट विल आल्सो बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को भी बता दूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ पेस्ट योर अटेंडेंस। सो थैंक यू फॉर टुडे।